नवोन्मेष या फिर बहुचक्रीय सतलाकृतियाँ जो बारी बारी आरपीएससी ने पूछी है और बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान दें इस बात पे। नवोन्मेष या बहुचक्रीय सतलाकृतियों से अभिप्राय है जब नदी अपर्दन चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाए। बाधा उत्पन्न होने का मतलब वो स्थैतिक हो सकता है, सुस्थैतिक हो सकता है और गत्यात्मक बाधाएं हो सकती हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। आराम से समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अक्सर क्या है कि नदियां जो हैं वो अपना प्रोसेस जारी रखती है, लेकिन बीच में कई बार ये होता है कि हजारों साल बाद कहीं उत्थान हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो सरस्वती या दमवंती नदी का गायब हो जाने का कारण था दिल्ली उच्च भूमियों का उत्थान, और उसने अपना रास्ता बदल दिया, जो कभी राजस्थान के थार के मरुस्थल से होकर गुजरा करती थी। ऐसे संकेत अभी भी हमारे पास जैसलमेर का चंदन नलकूप पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये उत्थान होने से या अवतलन होने से या पतन होने से कई ऐसे बाधाएं रहती है जिससे नदी अपर्दन चक्र जो है प्रभावित हो जाता है। नदी अपर्दन चक्र प्रभावित हो जाता है, और जो आकृतियां होती हैं या सतलाकृतियां जो नदी ने पूर्व में बनाई थी वो अब अलग तरीके से दिखाई देने लगती है, और उन आकृतियों से हमें अंदाजा होता है कि नदी में नवोन्मेष हुआ है और बहुचक्रीय जो सतलाकृतियां उनका निर्माण हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं, ये बात यहाँ नोट करने वाली है, क्योंकि हम वहाँ जाके ये चीज़ भूल जाते हैं कि गत्यात्मक नवोन्मेष क्या था, सुस्थैतिक क्या था, या फिर हमारे पास स्थैतिक जो था वो क्या था। गत्यात्मक जो नवोन्मेष है उसमें आता है स्थल खंड में उत्थान। ध्यान कर लेना, जब मैं आपको समुद्र करवाऊंगा तो बता दूंगा, दोबारा यहाँ एक बार दोहरा दूं कि स्थलीय भाग में अगर कोई भाग अधोमुखी क्रिया द्वारा या अधोमुखी बल द्वारा, जिसको हम कहें कि ऊपरोमुखी बल लगे, एक अधोमुखी नीचे की तरफ, ऊपरोमुखी ऊपर की तरफ, ये ऊपरोमुखी जो लंबवत बल है वो जब लगता है तो कोई स्थल भाग ऊपर उठ जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो एक ब्लॉक पर्वत हो सकता है या ब्लॉक खंड हो सकता है। तो ऊपर उठ जाए तो इसका मतलब स्थल खंड में उत्थान हुआ है, और अगर नीचे धंस जाए तो उसको कहते हैं अवतलन हुआ है। लेकिन यही बात समुद्रों में हो, यही बात कि समुद्र का नीतल जो है वो नीचे चला गया है तो इसको निमंजन कहते हैं, और अगर ऊपर उठ गया, अपलिफ्टमेंट हुआ है, तो उसको उमंजन कहते हैं। उमंजन और निमंजन से ही हमें ये पता चल जाता है कि हम समुद्री नीतली की बात कर रहे हैं, और उत्थान और अवतलन से हमें पता चलता है कि भाई हम सागर जो धरातल है उसके उत्थान और अवतलन की बात कर रहे हैं। तो बात स्थल खंड में अगर उत्थान हो जाए तो नदी अपर्दन चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ मैं छोटा सा चित्र बनाता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। पहले यहाँ कोई नदी बह रही थी और अब ये भाग जो है ऊपर उठ गया, या फिर ये भाग ऊपर उठ गया, तो नदी जो है, ध्यान करना इस बात में कि जब स्थल खंड में उत्थान होता है, स्थल खंड में उत्थान होता है या फिर सागर तल में निमंजन होता है, या फिर सागर तल में निमंजन होता है, तो ये ऋणात्मक अपर्दन चक्र बाधा कहते हैं इसको। ये ऋणात्मक अपर्दन चक्र की बाधा है, क्योंकि चक्र का समय जो होता है वो बढ़ जाता है, चक्र का समय बढ़ जाता है। ये बात मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो स्थल खंड में उत्थान से जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम गत्यात्मक नवोन्मेष कहते हैं, और सुस्थैतिक का मतलब जहां पर समुद्र नीतल में उत्थान होता है तो उसको हम कहते हैं सुस्थैतिक नवोन्मेष। इसका मतलब समुद्री तल में उत्थान या अवतलन, यहाँ मैंने उत्थान शब्द लिखा है जो कि गलत है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किताबों में ये पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। यहाँ मैं निमज्जन लिख देता हूँ। इसका मतलब निमज्जन या फिर उमंजन, ये एक ही बात है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समुद्र नीतल में अगर निमंजन हुआ है, उमंजन हुआ है, तो इसको कहते हैं सुस्थैतिक नवोन्मेष। इससे जो अपर्दन चक्र बाधित होगा
उसको हम कहेंगे सुस्थैतिक। अब बात आती है स्थैतिक। किसकी बात आती है? स्थैतिक की बात आती है। तो स्थैतिक में अगर हम बात करें तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी बात। स्थैतिक में इन दोनों ही कारकों के अलावा कोई भी कारक अगर शामिल हो जाए, जिसमें हम बात करेंगे नदी जो जल है उसमें कमी हो गई या फिर वृद्धि हो गई या फिर नदी अपहरण हो गया या फिर अपहृत नदी जो है वो उसके साथ आके मिल गई या फिर नदी के नद भार का मतलब यहां समझ गए होंगे टूल्स की मात्रा, नद भार में कमी हो गई। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी ये नवोन्मेष की प्रक्रियाएं होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। वो गत्यात्मक जो स्थल खंड में उत्थान और जो पतन अवतलन के कारण होती है, और सुस्थैतिक नवोन्मेष जो होता है वो सागर तल के अंदर जो है उमंजन या निमज्जन की प्रक्रिया होती है। और स्थैतिक जो होता है, स्थैतिक नवोन्मेष, उसमें कई बार क्या होता है कि नदी दूसरी नदी को अपहरण कर लेती है और नदी जल बढ़ जाता है और इससे अपरदन चक्कर एक नई अवस्था शुरू हो जाती है। अपरदन चक्कर की जब नई अवस्था शुरू होती है तो ये ध्यान करना कि घाटी में घाटी का बनना या बहुमंजिला घाटी का बन जाना या फिर कर्तित विसर्प का बन जाना या गंभीरीभूत विसर्प का बन जाना या निक पॉइंट का बन जाना या फिर प्रपात घाटी का बन जाना, ये इस तरह का जो है वो होता है नवोन्मेष। यानी कि हमारी सतलाकृतियां जो होती है वो नए तरीके से सामने आने लगती हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा बाद में बताऊं, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि कौन सी ऐसी सतलाकृतियां हैं जो बनती है। एक तो निक पॉइंट, ये एक तरह का क्या है, प्रपात रेखा में प्रपात का बनना। अब ये भी बात समझ में नहीं आई होगी आपको कि पहले कोई ये जलप्रपात था। ये अमेरिका का हुंड्रू जलप्रपात इसका विशेष उदाहरण है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात जो है इसका विशेष उदाहरण है। तो ये प्रपात है और अगर ये धरातल और ऊपर उठ गया तो फिर प्रपात के जो किनारे, प्रपाती जो रेखाएं हैं उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं सतलाकृति को, तो यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब नहरों या नदियों में जल आपने बहते हुए देखा होगा, अगर नदी में जल पहले यहाँ बह रहा था और अब अगर जल मात्रा बढ़ जाती है तो वो यहाँ तक बहता है तो इसके निशान पड़े रहते हैं, या फिर पहले यहाँ बहता था अब यहाँ आ गया है तो यहाँ पर जो कटाव का निशान है वो रह जाता है और नीचे फिर जो है नई जगह नदी बहती है। तो हमें ये पता लगता है कि नदी के या तो जल में परिवर्तन हुआ है या फिर जो समुद्र तल है उसके अंदर परिवर्तन हुआ है या फिर धरातल के ऊपर परिवर्तन हुआ है। तो निक पॉइंट, ये प्रपात रेखा का बदल जाना ही निक पॉइंट, हुंड्रू इसका प्रमुख है। दूसरी बात आती है कर्तित विसर्प। बात यह भी समझ में आ गई होगी कि विसर्प के अंदर विसर्प दिखाई देते हैं ऐसे, यानी कि पहले कहीं और था अब इसके और जो है एक या दो एक साथ जो है निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि नदी के वेग में या फिर स्थैतिक या सुस्थैतिक या फिर गत्यात्मक कोई न कोई परिवर्तन हुआ है जिसमें ये नदी के विसर्प जो हैं विसर्पों के अंदर दिखाई देते हैं या गंभीरीभूत विसर्प भी दिखाई देते हैं, गंभीरभूत विसर्प भी दिखाई देते हैं। ठीक है। या फिर कई बार घाटी में घाटी दिखाई देती है, घाटी में घाटी या इसको बहु मंजिला घाटी भी कह देते हैं। और कई बार जो है
उत्थित मैदान या संप्राय मैदान दिखाई देता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार है, वो इसका उदाहरण लिया जा सकता है। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। निक पॉइंट, अध की कर्तित विसर्प, गंभीरभूत विसर्प या घाटी में घाटी, बहुमंजिला घाटी, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शिप्रिकाएँ। शिप्रिकाएँ का मतलब है कि नदी की जो घाटी पहले ऐसी थी, वो उसमें परिवर्तन आने के कारण वो इस तरह की बन गई है। इसका मतलब ये घाटी जो है ये कहलाती है शिप्रिकाएँ। क्या? शिप्रिकाएँ। शिप्रिकाएँ जो होती है, शायद उज्जैन जिस नदी के किनारे पर स्थित है, शिप्रा नदी, वो शिप्रिकाओं के कारण उसका नाम शिप्रा नदी पड़ा है। तो शिप्रिका नदी का मतलब ये है कि वो इस तरह से जो उसके किनारे हैं वो एकदम तीक्ष्ण न होकर एक मंजिल के तौर पर सीढ़ी नुमा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं शिप्रिकाएँ। ये हमारे क्या थे? नवोन्मेष थे। लेकिन अपर्दन चक्कर ऋणात्मक और धनात्मक मैं आपको जरूर समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा समझ लेना। और एक बात RS एग्जामों में बहुत बार पूछी हुई है, तो वो भी आपको मैं जरूर समझाऊंगा। धनात्मक नवोन्मेष, धनात्मक का मतलब है चक्कर का जो समय है वो घट जाता है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, चक्कर का समय घट जाता है। ये पर्वत था और नदी यहाँ पर बह रही थी, नदी इसके ऊपर बह रही थी। अब अगर धरातल में अवतलन हो जाए, धरातल में क्या नीचा हो जाए और धरातल आ जाए यहाँ पर, धरातल खंड में अवतलन हो जाए, या फिर जो समुद्र है उसके तल में उमज्जन हो जाए, यहाँ आ जाए तल इसका। दोबारा ध्यान दें, धरातल स्थल में अवतलन हो जाए और या फिर समुद्र तल में क्या हो जाए? उमज्जन हो जाए। तो उमज्जन होने के बाद क्या होगा कि ये जो नदी है उसका चक्कर जो होता है वो अगली अवस्था में चला जाता है, क्योंकि अब तीव्रता या ढाल प्रवणता कम हो गई है और सीधा हो गया ये। और ढाल प्रवणता कम होते ही क्या होगा? नदी वर्धावस्था में चली जाती है और चक्कर जल्दी समाप्त हो जाता है, चक्कर का समय घट जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चक्कर का जो समय वो समय घट जाता है। इसको धनात्मक नवोन्मेष अपर्दन चक्र कहते हैं। धनात्मक, या तो धरातल खंड में अवतलन हुआ है और समुद्र तल में उमज्जन हुआ है, इन दोनों में से कोई एक घटना घटित हो जाए और फिर क्या होगा कि अपर्दन चक्कर जो है सीधी युवा अवस्था से वृद्धावस्था में चला जाएगा और अपर्दन का समय घट जाएगा। अब बात आती है ऋणात्मक नवोन्मेष अपर्दन चक्कर। इसमें क्या होता है कि या तो धरातल खंड में क्या होता है? उत्थान हो जाता है, धरातल खंड में उत्थान, या फिर जो सागर तल है उसमें निमज्जन हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो अपर्दन चक्कर जो है पिछली अवस्था में चला जाता है। पिछली का मतलब अगर वो वृद्धावस्था में पहुंच चुका था तो अब ये भाग जब ऊपर उठ गया है और समुद्र तल नीचे आ गया है, बाई चांस या तो समुद्र तल नीचे आ जाए या फिर धरातल ऊपर उठ जाए, तो नदी जो है वापस युवा हो जाती है। क्या हो जाती है? युवा हो जाती है। तो इसका मतलब अपर्दन पिछली अवस्था में चला गया, अगर वो वृद्धावस्था में था तो युवा अवस्था में चला गया। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक नवोन्मेष अपर्दन चक्कर। अब एक चीज और रह गई है, क्लास बहुत लंबी हो गई है लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि बीच में ना काटूं, तो फिर ये एक चीज और रह गई है जो मैं बता देता हूं आपको। एक शब्द आता है गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा और उत्क्रम माप। उत्क्रम माप ये बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा समझा दूं तो बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। युवा अवस्था में नदी का वेग तीव्र होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? तीव्र होती है। और प्रौढ़ावस्था में गति का वेग मध्यम होता है तो गतिज ऊर्जा भी मध्यम होती है। वृद्धावस्था में गति का वेग, नदी का वेग जो होता है वो कम होता है तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल क्षीण और कम होती है।
बात समझ में आ गई। लेकिन उत्क्रम माप का जो आरएस में बारी बारी पूछा गया, आईएएस में कई बार पूछा गया, उत्क्रम माप का मतलब होता है अवसादों की जमने की दर। तो ध्यान करना आपने कि युवा अवस्था में नदी की गतिज ऊर्जा जो होती है सर्वाधिक होती है, क्योंकि प्रवाह वेग बहुत तेज होता है। लेकिन उत्क्रम माप क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। क्या होता है, क्योंकि जब वेग तीव्र होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा समझा दूंगा आपको डायग्राम के जरिए। जब ये पर्वत है तो इसके अंदर जो अवसाद होते हैं, जब वेग तेज होता है युवा अवस्था में, तो अवसाद यहाँ जमा नहीं होते, तो अवसादों के जमाव की दर बिल्कुल कम होती है। तो युवा अवस्था में जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो सर्वाधिक होती है, और उत्क्रम जो माप होता है वह न्यून होता है। बात समझ में आ गई होगी। प्रौढ़ावस्था में कभी नहीं पूछा जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में मध्यम गतिज ऊर्जा और मध्यम उत्क्रम माप होता है। लेकिन वृद्धावस्था में ध्यान करना, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, न्यूनतम, यानी मैं वृद्धावस्था की बात कर रहा हूं यहां, और ये क्या है, प्रौढ़ावस्था की बात है। इसको वयस्कावस्था भी आप कह सकते हो। और न्यूनतम गतिज ऊर्जा यानी कि गति बिल्कुल न्यून होती है, लेकिन वृद्धावस्था में निक्षेपों का जो माप होता है वो सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक क्या होता है यहाँ, सर्वाधिक उत्क्रम माप होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी थी आज की क्लास, जिसमें दो चीज़ें ये ध्यान कर लेना, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा युवावस्था की और न्यूनतम उत्क्रम माप युवावस्था का, और वृद्धावस्था में न्यूनतम गतिज ऊर्जा या न्यून जो है गतिज ऊर्जा और अधिकतम जो है उत्क्रम माप होता है। उत्क्रम माप का मतलब होता है अवसादों की जमाव की दर, यानी कि उत्क्रम माप का मतलब अवसादों के जमाव की दर। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के तथ्यों पर। मैं ज़्यादा इसको नहीं लंबा खींचूंगा, क्योंकि एक बात ज़रा थोड़ी ध्यान करनी है आपने, वो ये है एनसीईआरटी के तथ्य हमारे पास दिए हुए हैं, और इनको अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं या जो भी एग्जाम में आने लायक फैक्ट है उन पे बात करेंगे। नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति कितनी हो जाती है। ये प्रश्न आरएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति का सिद्धांत दिया था। कौन सी? छठी शक्ति का सिद्धांत दिया था। छठी शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? गिलबर्ट ने, गिलबर्ट महोदय ने दिया। और इसके अनुसार ये था कि अगर नदी के वेग को दुगना कर दें, ध्यान समझने वाली बात है, नदी के वेग को 2 गुना कर दें तो इसकी जो परिवहन शक्ति है, क्या परिवहन जो पावर है, शक्ति जो है वो कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अगर कहूं नदी के वेग को दुगना करें तो इसकी जो परिवहन पावर है वो 64 गुना हो जाती है। कितनी? 64 गुना। ये थोड़ा ध्यान करना जरूरी है। 2 गुना, अगर 3 गुना करें तो फिर 81 गुना हो जाएगी ये। अगर यानी कि जितना गुना आप बढ़ाओगे पावर को, यानी गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति का सिद्धांत इसलिए दिया कि अगर नदी के वेग को 2 गुना करोगे तो परिवहन शक्ति जो है उसकी 6 गुना हो जाएगी, यानी पावर 6 लग जाएगी उसके ऊपर। तो जितना करोगे आप 2 गुना, 2 की पावर 6 64 हो गया, 3 की पावर जो 6 है वो 81 हो गया। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ अगर नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति सिर्फ पावर लगती है इसके ऊपर, तो यानी कि 2 गुना करोगे तो पावर 2 यानी कि 4 गुना हो जाएगी। अगर इसकी वेग की 3 गुना करोगे तो 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। अगर 5 गुना करोगे तो 5 की पावर 2 25 गुना हो जाएगी।
बात समझ में आ गई है आपको? यानी कि अपर्दन शक्ति तो जो है पावर लगती है 2, और जो परिवहन शक्ति जो है किसी टूल्स को बहाने की शक्ति जो होती है वो 6 गुना हो जाती है। ये सिद्धांत दिया था गिलबर्ट महोदय ने। अब इसके अंदर नदी डेल्टा निर्माण का कार्य किस अवस्था में करती है? तो वर्धावस्था में करती है। अपर्दन चक्र पूरा होने की अंतिम अवस्था पर कौन सी सतलाकृति बनती है? तो ये बनती है कौन सी? समप्राय मैदान। समप्राय मैदान, यानी कि इसको हम अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। पर्वत कट चुका है, वो अब समुद्र के अंदर जा चुका है या नीची जो स्थान है वहां पर निक्षेपित हो चुका है। नदी के युवा अवस्था समाप्त होने का संकेत के रूप में कौन सी सतलाकृति बनती है? तो ये मैंने बताया था, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। उंगलियाकार या प्रांगुलिक या पंजाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है। आरपीएससी ने बहुत बार पूछा इसको, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो ये पंजाकार डेल्टा जो है मिसिसिपी मिसौरी का है, अमेरिका की यूएसए की मिसिसिपी मिसौरी का है पंजाकार डेल्टा। पक्षी के पंजे की तरह उंगलियाकार या प्राउंगलीकार डेल्टा भी इसको कह दिया जाता है। अब बात आती है परितक्त। परितक्त का मतलब है जहां डेल्टा नदी बारी बारी छोड़ देती है। तो जितनी भी नदियां शोक कहलाती हैं, जैसे दामोदर नदी है या फिर महानदी है उड़ीसा की, या फिर काली नदी है, ये सारी की सारी जो नदियां अगर स्वतंत्र रूप से जो शोक कहलाती है, वो नदियां अगर समुद्रों में जाएगी तो निश्चित तौर से क्या होगा कि इससे परितक्त डेल्टा बनेगा, क्योंकि वो अपना मार्ग बदलती रहती है। और एक बार जो है वो कहीं यहां से बह रही थी, अगर नदी यहां से बह रही थी और यहां गिर रही थी तो दूसरी बार कहीं और से गिरेगी, तो इसको कहते हैं परितक्त डेल्टा, या फिर जो डेल्टा है वो बारी बारी वो छोड़ती रहती है। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो परितक्त डेल्टा का है, हवांगो। या इसको पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी। हवांगो जो नदी है वो चीन की प्रमुख नदी है और विश्व में सबसे ज़्यादा ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। दांताकार डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार आने की पक्की संभावना है। तो ये है टाइबर नदी, इटली की, इटली की टाइबर नदी, इटली की टाइबर नदी, और स्पेन की एक नदी और है इब्रो। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो दांताकार डेल्टा बनाती है या दंत्याकार डेल्टा बनाती है। ध्यान करना, दंत्याकार डेल्टा जब नदी विसर्जित होती है तो चट्टानें कठोर हो तो ऐसे जबड़े के दांत जैसी आकृति के डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये दंत्याकार जो डेल्टा है वो 2 नदियां हैं, इटली की टाइबर और स्पेन की इब्रो नदी। जवाहर नदमुख भारत की कौन सी नदियां बनाती है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं यहाँ एस्चुरी के बारे में और डेल्टा के बारे में बता दूं कि जिन नदियों का विसर्जन एक सामान्य या नॉर्मल ढाल वाले क्षेत्र में होता है तो वो अपने साथ लाए हुए टूल्स को वहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट करती रहती है और डेल्टाओं का निर्माण करती है। लेकिन जवार नदमुख की अगर बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है जवार का पानी नदी के मुख तक आ जाए। जवार नदमुख, इसका मतलब ऐसी नदियां जो सीधी जो है जल के अंदर गिरती है, जैसे अपनी जो घरों की डिग्गियां होती है उसमें ऊपर से जो पानी गिरता है, उस तरीके से ये नदियां समुद्र में गिरती है। लेकिन जब भी समुद्र में जवार आता है तो फिर क्या होता है कि वो जो नदी का मुख है, जो उसकी घाटी है नदी की, उसके अंदर दूर तक कई किलोमीटर पानी वापस चला जाता है। तो इसको कहते हैं ज्वार नंद मुख। यानी कि भारत में जो पश्चिमी घाट की सारी नदियां, नर्मदा और ताप्ती, वो बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, ज्वार नदमुख का। इसके अलावा जैसे ओब है, विचुल्ला है विश्व की, या फिर अमेजन नदी है, ये नदियां ज्वार नदमुख के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रसिद्ध गतिशील डेल्टा, प्रगतिशील या इसको विशाल डेल्टा के तौर पे या वर्धमान डेल्टा के तौर पे अगर देखें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है प्रगतिशील डेल्टाओं का उदाहरण है। वैसे तो नदियाँ और बहुत है जिनके डेल्टा जो है प्रगतिशील, यानी कि अपना विस्तार समुद्रों के अंदर हो रहा है, समुद्रों को कम कर रहे हैं, यानी पर्वतों को समुद्रों के अंदर उतार रहे हैं। बहुचक्रीय सतलाकृति 9 उनमें सतलाकृतियाँ कौन कौन सी है तो मैं बता चुका हूँ। निक पॉइंट है, अधकीकर्तित विसर्प है, या गंभीरीभूत विसर्प है, या घाटी में घाटी है, बहुमंजिला घाटी है, या फिर मैंने आपको बताया था उथित संप्राय मैदान है। अब नदी की गति सर्वाधिक होती है तो सेंटर में यानी कि केंद्र में होती है, मझधार में होती है। छाड़न झील, गोखुर झील, ये मैं बता चुका हूँ कि ये एक तरह से अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों तरह की सतलाकृति हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। अगर विश्व की बात करें तो वो एंजिल्स जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल्स जलप्रपात है विश्व का। थोड़ा जीके के तौर पे, यहाँ कोई जरूरी नहीं है उसकी, विश्व का एंजिल जलप्रपात है जिसको 1930 में जॉर्ज एंजिल ने खोजा था, और इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है। इसका मतलब लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ज़्यादा ये ओरोनिको नदी की सहायक नदी है केरो, उसके ऊपर ये जो है बना हुआ है। लेकिन भारत का है, इसका नाम है जोग, जोग या गरसोपा, है ना, या इसको हम गांधी प्रपात भी कहते हैं। गांधी प्रपात भी कहते हैं। ये 260 मीटर ऊंचा है भाई, ये पक्का थोड़ा याद कर लेना। नदी के अपर्दन की अंतिम अवस्था को कहते हैं, नदी के अपर्दन की अंतिम अवस्था को कहते हैं तो वर्धावस्था कहते हैं, नॉर्मल बात है। और जो सतलाकृति बनती है वो संप्राय मैदान बनती है। यहाँ बात बड़ी सुंदर सुंदर है, ये भी प्रश्न बहुत बार आरएएस में पूछा हुआ है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है क्लास का, तो मुझे लगता है कि आप लोग लंबी क्लासें जो होती है सामान्यतः पढ़ने वाला ही देखता है, बाकी लोग नहीं देखते। तो अच्छी बात है अगर कोई नहीं देखे तो, और उससे भी अच्छी बात है कि कोई गौर से देखे तो। आधार तल की संकल्पना जो थी वो किसने दी थी? पावेल ने दी थी। आधार तल की संकल्पना का मतलब है जहां से कोई सतलाकृति का उत्थान हुआ और बाद में वहीं से वो कट के मूल जो धरातल है वो निकल जाता है, उसको कहते हैं आधार तल की संकल्पना। ये 1875 ईस्वी में किसने? पावेल ने दी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि वायु द्वारा बिना आधार तल के ही अपर्दन कार्य होता है। आधार तल की संकल्पना का वहाँ कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये नदी में काम करती है। नदी अपर्दन चक्र के अधोमुखी कटाव नदी की किस अवस्था में होता है, यानी कि लंबवत कटाव, तो ये युवावस्था हो गया, युवावस्था। बाद में आता है कि सामान्य भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। शुरुआती दौर पे मैंने बताया था कि 1889 में उनकी बुक आई थी ज्योग्राफिकल एसेज, उनमें सामान्य या भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना उन्होंने दी थी, और फिर उन्होंने एक नदी अपर्दन चक्र दिया जो 1899 में था। साथियों, अब बात अगर हम करें तो आरपीएससी के द्वारा बारी बारी पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ, लेकिन अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक क्लास जो होगी वो स्पेशल हमारे ग्लेशियर, हमारे वायु के कार्य और हमारे जो है नदियों के कार्य, उनके सम्मिलित जो प्रश्न होंगे, तकरीबन मेरा ये मानना है कि वो 150 से 200 प्रश्न जो है जो बारी बारी आए हैं, उसके बाद इन कार्यों में बचना कुछ नहीं है। तो ये 3 क्लासें होंगी और 2 तो अब रह गई हमारी ग्लेशियर की और उनकी। तो साथियों, ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधी सीधी बात करूंगा। वैसे मैंने ये पीडीएफ जो आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ध्यान कर लेना थोड़ा कि जहां भी जो शब्द आया है ना उसको मैंने क्या किया है, जितनी बार आया उतनी बार स्टार लगा के छोड़ दिया है। कोई चीज़ जितनी बार आई है हर चीज़ को इसके अंदर बढ़िया तरीके से मेंशन करके मैंने आपको दे दिया है। तो काम मैंने कर दिया है, बाकी अब आपका काम बाकी है कि किसी साथी को अगर इस तरह की क्लास की ज़रूरत है तो आप वीडियो जो है उन तक पहुंचाने का कष्ट आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।